नमस्कार मित्रों, मैं राहुल बर्डा। यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। अपने राजस्थान के प्रमुख दुर्गों वाला सिलसिला चल रहा था जो ऑलमोस्ट पूरा होने वाला ही है। लगभग 2-3 दुर्ग बचे हुए, उसको आज के सेशन में पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे जालोर दुर्ग के बारे में और सिवाना दुर्ग के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जालोर दुर्ग के बारे में, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट दुर्ग है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो जालोर दुर्ग है, इस दुर्ग के अगर निर्माण की मैं बात करूं तो इस दुर्ग के निर्माण के संदर्भ में दो विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय प्रकट की। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने इस दुर्ग के बारे में ये कहा कि ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माण परमार शासक धारावंश के द्वारा करवाया गया। और कब करवाया गया? 10वीं शताब्दी में। जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ये कहा कि ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया। इस दुर्ग के निर्माण से रिलेटेड दो मत है और इन दोनों मतों को आपको ध्यान में रखना है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग का जो निर्माण है वो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माण है वो परमार शासक धारावंश के द्वारा करवाया गया। शासक धारावंश के द्वारा करवाया गया। और कब करवाया गया था? 10वीं शताब्दी में। जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया। ठीक है, ये थोड़ी बात आप ध्यान में रखना। आगे अगर मैं बात करूं तो ये जो जालोर दुर्ग है, इस दुर्ग में पहले प्रतिहार शासक अधिकार किया करते थे। प्रतिहार शासक इस दुर्ग में शासन किया करते थे, लेकिन बाद में वो कन्नौज चले गए और 1181 ईस्वी में कृतिपाल चौहान के द्वारा जालोर दुर्ग में सोनग्रा चौहानों की स्थापना की गई। सोनग्रा चौहानों की नींव रखी गई। किसके द्वारा? कृतिपाल चौहान के द्वारा। इन्हीं कृतिपाल चौहान को एक उपाधि भी दी गई है, कीतु एक महान राजा। और ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? मुहुनोत नैन्सी के द्वारा दी गई थी। ये वही मुहुनोत नैन्सी है जो जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हीं मुहुनोत नैन्सी के द्वारा 2 ग्रंथें लिखी गई थी। हालांकि ये बात सभी को पता होगी, वो 2 ग्रंथें कौन कौन सी थी? मारवाड़ र परगना रिविगत और मुहुनोत नैन्सी ख्यात, ये दोनों ग्रंथें मुहुनोत नैन्सी के द्वारा लिखी गई थी। और इन्हीं मुहुनोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। ये थोड़ी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ना। मैंने अभी अभी ये बताया कि 1181 ईस्वी में इस जालोर दुर्ग में सोनग्रा चौहानों की स्थापना की जाती है कृतिपाल चौहान के द्वारा, है ना। कृतिपाल चौहान। और इन्हीं कृतिपाल चौहान को एक उपाधि भी दी गई है, और वो उपाधि कौन सी है? कीतु एक महान राजा। कीतु एक महान राजा। और ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? सभी को पता है, मुहुनोत नैन्सी के द्वारा। इन्हीं कृतिपाल चौहान के द्वारा सोनग्रा चौहानों की स्थापना की गई। जालोर के सोनग्रा चौहानों की स्थापना की। ठीक है। एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था मुहुनोत नैन्सी से संबंधित, है ना, कि मारवाड़ राव परगना रिविगत ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मुहुनोत नैन्सी के द्वारा लिखी गई थी। ये वाला भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। और एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि जसवंत सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो वो कौन थे? आप सभी को पता होगा कौन थे? मुहुनोत नैन्सी। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है ना। आगे अगर मैं बात करूं तो ये जो जालोर दुर्ग है, ये दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो कंकाचल पहाड़ी पर स्थित है। इसी कंकाचल पहाड़ी को सोनगिरी पहाड़ी भी कहा जाता
है ना। और नदी की अगर मैं बात करूँ तो सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। ये भी लिख लीजिए। ये दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कंकाचल पहाड़ी। कभी कभार एग्जाम में कंकाचल पहाड़ी न लिखकर सोनगिरी पहाड़ी भी लिखा हुआ आ सकता है। और नदी की अगर मैं बात करूं कि जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है, तो सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। और ये जो सुकड़ी नदी है ये किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की सहायक नदी है। और लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर आया हुआ है? नाग पहाड़ी अजमेर से बहती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रख लेना, है ना। हम चर्चा कर रहे हैं जालोर दुर्ग के बारे में। तो इस जालोर दुर्ग के अगर उपनामों की मैं बात करूं कि इस दुर्ग के कौन कौन से उपनाम हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसी दुर्ग को सोनगिरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। सुवनगिरी तो कहा जाता है जालोर दुर्ग को, और सुवनगिरी कहा जाता है सोनारगढ़ दुर्ग को। द गोल्डन ऑफ फोर्ट उसी सोनारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, क्योंकि वो पीले पत्थरों से निर्मित है ना। पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण वो सोने के समान प्रतीत होता है। कौन सा दुर्ग? तो सोनारगढ़ दुर्ग, इसलिए उसको सुवनगिरी कहा जाता है। और सुवनगिरी कहा जाता है जालोर दुर्ग को, है ना। यहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। इसी दुर्ग को कांचलगिरी भी कहा जाता है। सोनगढ़ भी इसी जालोर दुर्ग को कहा जाता है। तेरह सौ 11 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है जालोर दुर्ग पर, और जालोर दुर्ग का नाम परिवर्तित कर क्या रखा जाता है? जलालाबाद रखा जाता है ना। तो जलालाबाद भी इसी जालोर दुर्ग को कहा जाता है, जलालाबाद। और ये नाम किसके द्वारा रखा गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे अगर मैं बात करूं तो ये जो जालोर दुर्ग है, इसी जालोर दुर्ग से रिलेटेड एक कहावत भी आती है जो इम्पोर्टेंट कहावत है ना, कि राय रो भाव तो राती हो गयो। ये इसी जालोर दुर्ग से रिलेटेड कहावत है। ये भी लिख लीजिए। कहावत कौन सी है? राई रा भाव तो रात ही गया। ये कहावत है इस दुर्ग से रिलेटेड। एक प्रसिद्ध इतिहासकार आता है जिसका नाम आता है हसन निजामी, और इसी हसन निजामी द्वारा एक ग्रंथ लिखी जाती है जिसका नाम आता है ताज उल मासिर। उस ग्रंथ में ये लिखा गया है कि ये जो जालोर दुर्ग है, ये दुर्ग इतना शक्तिशाली और अजय दुर्ग है जिसके दरवाजे कोई भी शासक नहीं खोल सकता, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन हसन निजामी के द्वारा कहा गया था। और कौन सी ग्रंथ में कहा गया था? तो ताज उल मासिर नामक ग्रंथ में कहा गया था। ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रखना, लिख लीजिए। एक इतिहासकार आता है जिसका क्या नाम आता है? हसन निजामी। और इस हसन निजामी की एक ग्रंथ आती है जिसका क्या नाम आता है? ताज उल मासिर। और इस ग्रंथ में ये लिखा गया है कि जालोर दुर्ग इतना शक्तिशाली, जालोर दुर्ग इतना शक्तिशाली और अजय दुर्ग है जिसके दरवाजे कोई भी शासक नहीं खोल सकता, कोई भी शासक नहीं खोल सकता। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली
क्यों ना हो। दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये लिखा गया था किसके द्वारा? हसन निजामी की ग्रंथ ताज उल मासिर में लिखा गया है। साथ में आप ये भी ध्यान में रखना कि ये जो जालोर दुर्ग है, इसी जालोर दुर्ग में पीर मलिक की दरगाह भी स्थित है ना। और अकबर की दरगाह भी इसी जालोर दुर्ग में स्थित है, जिसे फिरोजा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है और तोप मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ये लिख लीजिए। मलिक शाह की दरगाह भी इसी जालोर दुर्ग में स्थित है ना, पीर मलिक शाह। और अकबर की दरगाह भी इसी जालोर दुर्ग में स्थित है ना, जिसे फिरोजा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है और तोप मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं जालोर दुर्ग में हुए साके के बारे में। जालोर दुर्ग में एकमात्र साका हुआ था 1311 ईस्वी में, है ना। जो आक्रमणकारी होता है अलाउद्दीन खिलजी, किस प्रकार साका होता है उनके बारे में थोड़ी हम संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवाइज करवाने के बाद में हम जालोर दुर्ग में हुए साकों के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो एक बार ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? हाँ, तो मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि ये जो जालोर दुर्ग है, इस दुर्ग के निर्माण के संदर्भ में दो विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय प्रकट की। वो दो विद्वान कौन कौन से हैं? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार तो ये कहा गया कि इस दुर्ग का निर्माण परमार शासक धारावंश के द्वारा करवाया गया। और कब करवाया गया था? 10वीं शताब्दी में। जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार ये कहा गया कि इस दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया, है ना। मैंने आपको ये भी बताया कि 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान के द्वारा इस दुर्ग में सोनग्रा चौहानों की स्थापना की जाती है। और ये इंपॉर्टेंट बात आती है, ये थोड़ा ध्यान में रखना कि सोनग्रा चौहानों की स्थापना कब की जाती है, सन पूछा जाता है। तो सन कौन सा है? 1181 ईस्वी में। ये जो कीर्तिपाल चौहान है, इसको एक उपाधि भी दी गई है। वो उपाधि कौन सी है? कि तू एक महान राजा। और ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? मुहन्नोत नैंसी के द्वारा दी गई थी। मुहन्नोत नैंसी किसके दरबारी कवि थे? तो जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। और इन्हीं मुहन्नोत नैंसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। मुहन्नोत नैंसी द्वारा 2 ग्रंथें लिखी गई थी। वो 2 ग्रंथें कौन कौन सी थी ये भी मैंने आपको बताया था। और ये दोनों ग्रंथें एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ना। तो ये थोड़ी बात आप ध्यान में रखना। वो 2 ग्रंथें आती है, पहली ग्रंथ तो आती है मारवाड़ रा परगना रेविगत और दूसरी ग्रंथ आती है मुहन्नोत नैंसी ख्यात, है ना। ये बातें आप ध्यान में रखना। फिलहाल हम जालोर दुर्ग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये जो जालोर दुर्ग है, ये दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो कंकाचल पहाड़ी पर स्थित है। कभी कभार एग्जाम में कंकाचल न लिखकर सोनगिरी लिखा हुआ भी आ सकता है ना। कंकाचल पहाड़ी या सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नदी की अगर मैं बात करूं तो ये सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। सुकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी नदी की सहायक नदी है। लूनी नदी का उद्गम स्थल तो नाग पहाड़ी अजमेर। आई क्या बात समझ में? जालोर दुर्ग के अगर उपनामों की मैं बात करूं तो सुवनगिरी इसी दुर्ग को कहा जाता है, जबकि स्वनगिरी किसे कहा जाता है? सोनारगढ़ दुर्ग को। द गोल्डन ऑफ फुट उसी दुर्ग को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पीले पत्थरों से निर्मित है ना, जिसके कारण वो सोने के समान दिखाई देता है। फिर आगे मैंने बात की कि इसी जालोर दुर्ग को कांचलगिरी भी कहा जाता है। सोनगढ़ भी इसी दुर्ग को कहा जाता है, या फिर मैं कह सकता हूँ सोनलगढ़ भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी है, ये 1311 ईस्वी में अटैक करता है जालोर दुर्ग पर। और जालोर दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा जाता है? जलालाबाद रखा जाता है। जालोर दुर्ग से रिलेटेड एक कहावत भी आती है कि राय रो भाव तो रात ही गयो। ये इसी जालोर दुर्ग से रिलेटेड कहावत है। मैंने आपको ये भी बताया कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार आता है जिसका नाम आता है हसन निजामी। और इस हसन निजामी के द्वारा एक ग्रंथ लिखी गई थी जिसका नाम आता है ताज उल मासिर। उस ग्रंथ में ये लिखा गया है कि जालोर दुर्ग है, ये दुर्ग इतना शक्तिशाली और अजय दुर्ग है जिसके दरवाजे कोई भी शासक नहीं खोल सकता, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। ये इसी ग्रंथ में लिखा गया है, ताज उल मासिर।
ये भी बताया था कि पीर मलिक शाह की दरगाह भी इसी जालोर दुर्ग में स्थित है और अकबर की मस्जिद भी इसी जालोर दुर्ग में स्थित है ना। और इसी जो अकबर की मस्जिद है, इसी अकबर की मस्जिद को फिरोजा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है और तोप मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है ना। तो आगे हम चर्चा करते हैं जालोर दुर्ग में हुए साके के बारे में, जो एकमात्र साका हुआ था। देखिएगा ज़रा, जालोर दुर्ग में हुए एकमात्र साके के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो बात आती है 1311 ईस्वी की, और इसी 1311 ईस्वी में दिल्ली का एक शासक होता है जिसका नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी, और इनका टाइम पीरियड आता है 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी के मध्य। उसी समय जालोर का एक शासक होता है जिसका नाम आता है कानड़देव चौहान, और इनका टाइम पीरियड आता है 1305 ईस्वी से लेकर 1311 ईस्वी के मध्य। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि दिल्ली का शासक आता है जिसका क्या नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी, और इनका टाइम पीरियड आता है 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी के मध्य। उसी समय जालोर का एक शासक होता है जिसका नाम आता है कानड़देव चौहान, और कानड़देव चौहान का जो टाइम पीरियड है वो आता है 1305 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी के मध्य। ये जो कानड़देव चौहान है, इन्हीं कानड़देव चौहान की एक पत्नी आती है जिनका नाम आता है जेतल दे। क्या नाम आता है? जेतल दे। और इन्हीं का एक पुत्र होता है जिसका नाम आता है वीरमदेव। इधर अगर मैं बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी है, इस अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री होती है जिसका नाम आता है फिरोजा बानो। क्या नाम आता है? फिरोजा बानो। और कानड़देव चौहान का एक सेनापति होता है जिसका नाम आता है दहिया बिका। दहिया बिका। जरा ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी है, इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जालोर दुर्ग पर अटैक करने के दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न तो ये होता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब गुजरात से लौट रही थी तब इन्हीं कानड़देव चौहान ने इनकी सेना पर अटैक किया। और दूसरा रीज़न ये होता है कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा बानो का जो वैवाहिक संबंध है वो भेजा जाता है जालोर के वीरमदेव के लिए, लेकिन इस संबंध को ठुकरा दिया जाता है। साफ साफ शब्दों में अगर मैं बात करूं तो पहला रीज़न तो ये होता है कि गुजरात से लौट रही सेना पर अटैक करना, और दूसरा रीज़न ये होता है कि इनके वैवाहिक संबंध को स्वीकार नहीं करना। इन दोनों के कारण अलाउद्दीन खिलजी किस पर अटैक करेगा? जालोर दुर्ग पर। लेकिन जालोर दुर्ग पर अटैक करने से पहले, जालोर दुर्ग पर अधिकार करने से पहले आपको सीवाना दुर्ग पर अधिकार करना जरूरी है। यदि जालोर दुर्ग ताला है तो उस ताले की कुंजी कौन से दुर्ग है? सीवाना दुर्ग है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर आगे बढ़ता है और जालोर दुर्ग के चारों ओर घेरा डालकर बैठ जाता है। काफ़ी लंबे अरसे तक बैठा रहता है अलाउद्दीन खिलजी जालोर दुर्ग के बाहर। तब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, ये जो दहिया बिका है, इस दहिया बिका को लालच दी गई, और अलाउद्दीन खिलजी है, ये दहिया बिका को ये कहता है कि कहाँ आप सेनापति, आप तो राजा बनने योग्य हो। दहिया बिका आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी की बातों में, और जालोर दुर्ग के जितने भी जो गुप्त रास्ते हैं, इन सभी गुप्त रास्तों को बता दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी उन गुप्त रास्तों के माध्यम से जालोर दुर्ग में प्रवेश करती है, और ये जो कानड़देव है, ये कानड़देव लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और इनकी पत्नी जेतलदे के द्वारा जौहर किया जाता है, और इनका जो पुत्र वीरमदेव है ये यहाँ से भाग जाता है और आशापुरा मंदिर में कटार घोंपकर खुद की आत्महत्या कर देता है। कटार घोंपकर खुद की क्या कर लेता है? आत्महत्या। कौन? वीरमदेव। इस प्रकार जालोर दुर्ग पर अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का, और इस जालोर दुर्ग का नाम परिवर्तित कर क्या रखा जाता है? जलालाबाद रखा जाता है। जलालाबाद। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। बात कब की चल रही है? 1311 ईस्वी को। मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि दिल्ली का एक शासक होता है जिसका नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड आता है 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी के मध्य। उसी समय जालोर दुर्ग का एक शासक होता है जिसका नाम आता है कानड़देव चौहान, और कानड़देव चौहान का टाइम पीरियड आता है 1305 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी के मध्य। ये जो कानड़देव चौहान है, इनकी एक पत्नी होती है जिसका नाम आता है जेतलदे,
और इन्हीं का एक पुत्र होता है जिसका नाम आता है वीरमदेव, और इनका एक सेनापति होता है जिसका नाम आता है दहिया बिका, और अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री होती है जिसका क्या नाम आता है फिरोजा बानो। अलाउद्दीन खिलजी है, इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस जालोर दुर्ग पर अटैक करने के दो रीज़न होते हैं। कौन कौन से वो मैं आपको बता चुका हूँ। पहला रीज़न तो ये होता है कि गुजरात से लौट रही सेना पर अटैक करना, और दूसरा रीज़न ये होता है कि इनके वैवाहिक संबंध को स्वीकार नहीं करना, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी किस दुर्ग पर अटैक करेगा, जालोर दुर्ग पर। लेकिन जालोर दुर्ग पर अटैक करने से पहले सिवाना दुर्ग पर अधिकार करना जरूरी है। सिवाना दुर्ग पर भी अधिकार किया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसके बाद में, क्योंकि अभी हम जालोर दुर्ग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले इस जालोर दुर्ग के बारे में ही बता दिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी है, ये अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर आगे बढ़ता है और जालोर दुर्ग के चारों ओर घेरा डालकर बैठ जाता है। काफ़ी लंबे अरसे तक बैठे रहने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने एक षड्यंत्र रचा, एक चाल रची, और वो चाल क्या थी। अलाउद्दीन खिलजी है, इस अलाउद्दीन खिलजी ने दहिया बिका को क्या दिया, लालच दिया, और ये कहा कि कहाँ आप सेनापति, आप तो राजा बनने योग्य हो। दहिया बिका आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी की बातों में, और जालोर दुर्ग के जितने भी जो गुप्त रास्ते हैं उन सभी गुप्त रास्तों को बता दिया जाता है। उन्हीं गुप्त रास्तों के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी की सेना उस जालोर दुर्ग में प्रवेश करती है। तब कानड़देव चौहान है, ये लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते। इनकी पत्नी जेतलदेव के द्वारा जौहर किया जाता है, और वीरमदेव है, ये वीरमदेव यहाँ से भागकर अपनी कुलदेवी आशापुरा मंदिर में कटार घोंपकर खुद की आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार अधिकार हो जाता है जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का, और इस जालोर दुर्ग का नाम परिवर्तित कर क्या रखा जाता है, जलालाबाद रखा जाता है। इस युद्ध की जो जानकारी है वो हमें 3 ग्रंथों से प्राप्त होती है। कानड़देव प्रबंध ग्रंथ आती है जिसके रचिता आते हैं पद्मनाथ। अमीर खुसरो की ग्रंथ आती है जिसका नाम आता है खजाइन उल फतुह, और फरिश्ता की ग्रंथ आती है जिसका नाम आता है तारीख ए फरिश्ता। इन तीनों ग्रंथों के माध्यम से हमें इस युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है ना। तो ये भी थोड़ी बात आप ध्यान रखना, लिखिएगा ज़रा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जानकारी के स्रोत, पद्मनाभ की ग्रंथ आती है जिसका क्या नाम आता है, कानड़देव प्रबंध। अमीर खुसरो की ग्रंथ आती है जिसका नाम आता है खजाइन उल फतुह, खजाइन उल फतुह। और फरिश्ता की ग्रंथ आती है जिसका नाम आता है तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता। इन तीनों ग्रंथों के माध्यम से हमें इस जालोर दुर्ग के युद्ध की जानकारी होती है, और ये जो शाखा है ये जालोर दुर्ग का एकमात्र शाखा होता है ना। आगे हम चर्चा करते हैं सिवाना दुर्ग के बारे में। जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सिवाना दुर्ग की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा ज़रा, सिवाना दुर्ग के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। सिवाना दुर्ग, ये दुर्ग कहाँ पर आया हुआ है, तो बाड़मेर में आया हुआ है। इस दुर्ग के यदि निर्माण की मैं बात करूं तो इस दुर्ग का जो निर्माण है वो वीर नारायण पवार के द्वारा करवाया गया। और कौन सी पहाड़ी पर करवाया गया, तो हल्देश्वर की पहाड़ी पर करवाया गया था। लगभग 10वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, है ना। मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो वीर नारायण पवार के द्वारा करवाया गया, वीर नारायण पवार। और कब करवाया गया था, लगभग 954 ईसा पूर्व में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। 10वीं शताब्दी के आसपास ही इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। पहाड़ी की अगर मैं बात करूं तो ये जो दुर्ग है ये दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। इस सिवाना दुर्ग के यदि उपनामों की मैं बात करूं तो इसी सिवाना दुर्ग को प्राचीन काल में कुम्बियाना के नाम से जाना जाता था। कुमुट का दुर्ग भी इसी दुर्ग को कहा जाता है ना। मैंने अभी आपको बताया कि इसी दुर्ग को कुम्बियाना दुर्ग के नाम से जाना जाता है। कुमट का दुर्ग भी इसी दुर्ग को कहा जाता है।
मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी यही सिवाना दुर्ग है। आपको पता होगा कि 1544 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम आता है गिरी सुमेल का युद्ध। उस युद्ध के दौरान राव मालदेव अपने दो सेनापति जेता और कुपा से नाराज होकर इसी सिवाना दुर्ग में शरण लेते हैं, है ना। ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रख लेना, है ना। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कौन सा दुर्ग है? तो यही सिवाना दुर्ग। जालोर दुर्ग की कुंजी भी यही सिवाना दुर्ग है। जालोर दुर्ग की कुंजी, यदि जालोर दुर्ग ताला है तो उस ताले की कुंजी कौन सा दुर्ग है? यही सिवाना दुर्ग। आगे अगर मैं बात करूं तो शेर ए राजस्थान, जिन्हें जयनारायण व्यास के नाम से भी जाना जाता है, इनको इसी दुर्ग में कैद करके रखा गया था, है ना। ये भी लिख लीजिए, शेर ए राजस्थान। और इन्हीं को जयनारायण व्यास के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये बात सभी को पता होगी और ये वाला प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ना, कि जयनारायण व्यास को किस नाम से जाना जाता था? तो शेर ए राजस्थान, जयनारायण व्यास। और इनको इसी दुर्ग में कैद करके रखा गया, इसी दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया। ठीक है, ये थोड़ी बात आप ध्यान में रखना जो सिवाना दुर्ग से रिलेटेड है। आगे अगर मैं बात करूं तो इसी सिवाना दुर्ग में प्रमुख दो शाखे होते हैं। प्रथम शाखा तो होता है 1308 ईस्वी को, जो आक्रमणकारी होता है अलाउद्दीन खिलजी सहित कमालुद्दीन गुर्ग, जो इनका सेनापति था। और दूसरा शाखा होता है 1582 ईस्वी को, जो अकबर है वो मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करता है। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ज़रा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम चर्चा करते हैं सिवाना दुर्ग के बारे में। देखिएगा ज़रा, सिवाना दुर्ग में दो शाखे होते हैं। प्रथम शाखा तो होता है 1308 ईस्वी को और द्वितीय शाखा होता है 1582 ईस्वी को। तो सबसे पहले हम प्रथम शाखे के बारे में चर्चा करते हैं। ज़रा देखिएगा, बात आती है 1308 ईस्वी की, और इसी 1308 ईस्वी में दिल्ली का एक सुल्तान होता है जिसका क्या नाम आता है? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का तो टाइम पीरियड आप सभी को पता है, 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी के मध्य। उसी समय सिवाना दुर्ग का एक प्रशासक होता है जिसका नाम आता है शीतलदेव। मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि दिल्ली का एक सुल्तान होता है जिसका नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड आता है 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी के मध्य। उसी समय सिवाना दुर्ग है, इस सिवाना दुर्ग का एक प्रशासक होता है जिसका क्या नाम आता है? शीतलदेव। और ये जो शीतलदेव है, इन्हीं शीतलदेव की एक पत्नी होती है जिसका नाम आता है मैनादे। क्या नाम आता है? मैनादे। और इन्हीं का एक पुत्र भी होता है जिसका नाम आता है सोम। क्या नाम आता है? सोम। शीतलदेव है, इसी शीतलदेव का एक सेनापति भी होता है, और ये जो सेनापति है इसका नाम आता है बावले पवार। क्या नाम आता है? बावले पवार। इधर अगर मैं बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी है, इस अलाउद्दीन खिलजी का भी एक सेनापति होता है, और ये जो सेनापति होता है कमालुद्दीन गुर्ग। जरा ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी सहित कमालुद्दीन गुर्ग सेना लेकर आगे बढ़ता है और सिवाना दुर्ग है, इस सिवाना दुर्ग के चारों ओर घेरा डालकर बैठ जाता है। यहाँ पर भी काफ़ी लंबे अरसे तक बैठा रहता है अलाउद्दीन खिलजी। तब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये बावले पवार को लालच देता है, और बावले पवार को भी ये कहा जाता है कि कहाँ आप सेनापति, आप तो राजा बनने योग्य हो। बावले पवार भी आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी की बातों में, और इस सिवाना दुर्ग के जितने भी जो गुप्त रास्ते हैं उन समस्त गुप्त रास्तों को बता दिया जाता है। साथ में ये जो सिवाना दुर्ग है, इस सिवाना दुर्ग का जो पेयजल है उस पेयजल में गोरक्त मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? गोरक्त।
अलाउद्दीन खिलजी है, इस अलाउद्दीन खिलजी सहित कमालुद्दीन गुर्ग की सेना गुप्त रास्तों के माध्यम से सिवाना दुर्ग के अंदर प्रवेश करती है। तब शीतलदेव और सोमदेव है, इनके द्वारा लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। शीतलदेव की पत्नी मैनादेव द्वारा जौहर किया जाता है और इस प्रकार ये सिवाना दुर्ग का प्रथम शाखा होता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अधिकार किया जाता है सिवाना दुर्ग पर और इस दुर्ग का नाम परिवर्तित कर खैराबाद रखा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, पूछा भी गया एग्जाम में कि सिवाना दुर्ग का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया था, तो खैराबाद रखा जाता है ना। और बाद में ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा जाता है। किनके द्वारा, तो स्वयं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरे शाखा की अगर मैं बात करूं तो बात आती है 1582 ईस्वी की, और इसी 1582 ईस्वी में दिल्ली का एक शासक होता है जिसका नाम आता है अकबर। अकबर का टाइम पीरियड आता है 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी के मध्य। उसी समय सिवाना दुर्ग का एक शासक होता है जिसका नाम आता है वीर कल्ला रायमल, और इसी वीर कल्ला रायमल की एक पत्नी होती है जिसका नाम आता है हाड़ी रानी। दिल्ली का सुल्तान अकबर है, उसके द्वारा मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में अटैक किया जाता है सिवाना दुर्ग पर। तब सिवाना के प्रशासक वीर कल्ला रायमल के द्वारा केसरिया किया जाता है और इनकी पत्नी हाड़ी रानी के द्वारा जौहर किया जाता है, और ये सिवाना दुर्ग का द्वितीय शाखा होता है। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो कल हम चर्चा करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। कौन सा टॉपिक पढ़ना है ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले एक बार चैनल को लाइक कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।